आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बुक्स मेनिया पर। मैं हूं अनमोल ढुल और मैं सबसे पहले अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी के लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। इवन उस बीमारी के दौरान मैंने वीडियो बनाने की भी कोशिश की, लेकिन उससे मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने अपना लेसन सीखा, अपनी हेल्थ पे वर्क किया और अब मैं आप सभी के सामने हूँ। फ्रेंड्स, हमारी बुक्स मेनिया की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और मेरे पास ढेर सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी आज की किताब के बारे में। फ्रेंड्स, हमारी आज की किताब का नाम है अग्नि की उड़ान, जिसमें इंग्लिश में उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की आत्मकथा है, जो उन्होंने अपने एक कलीग अरुण तिवारी के साथ लिखी थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार एपीजे अब्दुल कलाम है कौन। ये इतनी फेमस पर्सनैलिटी कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई लग्जरी देखी ही ना हो। इतनी सादगी से जीने वाला इंसान कैसे किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और ऐसा इन्होंने क्या काम किया था कि मोस्टली इंडियंस हमारे इंडियन करेंसी पे इनका चेहरा देखना चाहते हैं। और जितना मैं इनके बारे में जान पाई हूँ, ये शायद इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन लोगों में से थे जो अपने काम की वजह से जाने जाते थे। उनके काम ने ही आज उन्हें ये पहचान दिलाई है। और अपनी लाइफ में एक ऊंचा मुकाम हासिल करने के बाद भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बिहेवियर में कोई खास चेंज नहीं आया था। उन्होंने अपने देश की डेवलपमेंट में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी और अपने लाइफ के एंड फेज में भी वो किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। ये किताब कलाम सर के लाइफ के हर एक फेज के बारे में इतनी अच्छे से बताती है कि हर एक चैप्टर के साथ आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। रामेश्वरम जैसी जगह पर पैदा होने की वजह से और उनके पेरेंट्स के उन पर इन्फ्लुएंस की वजह से कलाम एक आध्यात्मिक इंसान यानी कि स्पिरिचुअल पर्सन बने। वो कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो उस भगवान के द्वारा बनाए गए हैं अपनी अपनी भूमिका को निभाने के लिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है वो उसकी मदद से किया है और उसकी इच्छा से किया है। ये जितने भी मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं ये सब उसी ने बनाए हैं, वो भी एक छोटे से इंसान कलाम के द्वारा। और वो भी भारत के करोड़ों लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि वो कभी भी अपने आप को ना तो छोटा समझे और ना ही असहाय। हम सभी एक डिवाइन फायर यानी कि दैवीय ऊर्जा के साथ पैदा होते हैं और हमारा मकसद इस अग्नि को पंख देना होता है ताकि इसकी अच्छाई से हम पूरी दुनिया को रोशन कर सकें। इसलिए फ्रेंड्स, इस किताब का नाम विंग्स ऑफ फायर यानी कि अग्नि की उड़ान पड़ा। फ्रेंड्स, इस किताब के पहले 3 चैप्टर्स में हम उनके बचपन से लेके अमेरिका तक जाने के सफ़र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे उनका बचपन रामेश्वरम में बीता, कैसे उनके कम पढ़े लिखे पिता की समझदारी और उदारता का उनके जहन पर खास असर पड़ा, कैसे अपने भाई की मदद करने के लिए वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे और कैसे अपने ही टीचर के द्वारा किए गए सामुदायिक असहनशीलता यानी कि कम्युनल इंटॉलरेंस का उन्होंने सामना किया, कैसे उनके बचपन के आसपास की घटनाओं और लोगों ने उन्हें उनके प्रोफेशनल लाइफ में मिलने वाली सफलता के लिए तैयार किया। जब कलाम सर स्कॉट्स हाई स्कूल में गए थे तो उनके एक टीचर अय्यादुराई सोलोमन उनके लिए आइडियल गाइड बन गए थे। वो हमेशा अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण बनाए रखते थे और सभी स्टूडेंट्स का सेल्फ एस्टीम बढ़ाते रहते थे। उन्होंने कलाम सर को यहाँ तक कन्विंस कर लिया था कि कम पढ़े लिखे माता पिता के बच्चे भी अपनी ज़िंदगी में जो चाहें हासिल कर सकते हैं। और वो यहाँ तक कहते थे कि अगर तुम विश्वास करो तो तुम अपनी किस्मत भी बदल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि एक अच्छे टीचर का आपके जहन पर किस हद तक असर पड़ सकता है। जब कलाम सर ने बीएससी डिग्री कोर्स के लिए सेंट जोसेफ को ज्वाइन किया था तब उन्हें हायर एजुकेशन में मिलने वाली दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं पता था। उस समय पे एक साइंस स्टूडेंट्स को कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके बारे में भी कोई खास नॉलेज नहीं थी। और जब एंड में उन्हें अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चला तो अपनी बहन जोहरा की मदद से उन्होंने MIT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले लिया था। वहाँ पर उनके एक टीचर प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उन्हें उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में मदद की, जिससे बाद में कलाम एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट और मिसाइल मैन बन पाए। MIT में उनके अंदर
एयरक्राफ्ट्स को लेके एक खास इंटरेस्ट पैदा हो गया था और उसके बाद उन्होंने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एक ट्रेनी के रूप में काम किया। जब कलाम सर एरोनॉटिकल इंजीनियर के रूप में ग्रेजुएट हुए तो उनके पास दो ऑप्शंस जॉब के लिए आए, लेकिन कलाम सर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे ताकि एक पायलट बन के वो अपने उड़ने का सपना पूरा कर सकें। लेकिन इंडियन एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिससे कलाम सर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उसके बाद सीधा ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश में उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंदा जी से हुई, जिन्होंने उन्हें अपनी किस्मत को अपनाने के लिए कहा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उनको सलाह दी। उन्होंने कलाम सर से कहा कि अपने आप ही अपने होने के उद्देश्य के बारे में पता करो और भगवान की मर्जी के आगे खुद को समर्पित कर दो। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ परेशानियों और मुश्किलों की वजह से हम अपने आप को दुनिया की सभी अच्छी चीज़ों के लायक ही नहीं मानते। हम ये सोचते हैं कि अगर हमारी कोई विश पूरी नहीं हुई या हमें कोई चीज़ नहीं मिली तो शायद हम उसके लायक ही नहीं थे। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं। आपका कोई सपना पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप उससे भी बड़ा सपना अचीव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन खुद को कभी भी अपने जीवन में किसी पॉइंट पर आकर रोक कर नहीं रखना है। आप पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी लाइफ के लिए बनाकर रखें, खुश रहें, खुद पर और भगवान पर यकीन रखें और हो सकता है एक दिन आपको उससे भी ज़्यादा मिल जाए जो आप हमेशा से चाहते थे। ठीक वैसा ही जैसा कलाम सर की ज़िंदगी में हुआ। कहाँ वो एक पायलट बनना चाहते थे और कहाँ इंडिया के प्रेसिडेंट बने। फ्रेंड्स, इस किताब में कलाम सर ने उन लोगों के बारे में जिक्र किया है जिनसे उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा है। अपने फादर से लेके अपने कलीग तक उन सभी के गुणों के बारे में एक क्यूरियस स्टूडेंट की तरह उन्होंने एनालाइज किया, यानी कि विश्लेषण किया, और उन सभी का जिक्र इस किताब में इतनी खूबसूरती से बताया गया है जिसे अपनाकर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे चेंज ला सकते हैं। फ्रेंड्स, इस किताब में मैंने बहुत सारे लाइफ लेसन सीखे हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। लेकिन इस किताब की कुछ बातें मैंने बुक्स मेनिया के फेसबुक पेज पर और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर रखे हैं। आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। फ्रेंड्स, इस किताब के सेकंड पार्ट में हम इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV-3 बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे किस तरह की परेशानियों का सामना हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने किया। उनके पास SLV-3 बनाने के पूरे सोर्सेज भी नहीं थे, उसके बावजूद अपनी हिम्मत से, अपनी इनोवेशन से और गवर्नमेंट की मदद से उन्होंने SLV-3 बनाने का अपना सपना पूरा किया। उस टाइम पे पूरी दुनिया उनके आत्मसम्मान को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इंडिया की एंट्री उन देशों की लिस्ट में करवा दी थी जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी थी। इस टाइम पे कलाम सर की लाइफ में, खासकर कि उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही मुश्किल समय आया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को अपने काम में पूरी तरह से डुबा दिया था। अब हम कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो मुझे काफ़ी हद तक हैरान कर देने वाली और इंस्पायरिंग भी लगी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब कलाम सर अपनी 6th मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अमेरिका में गए थे तो वेलो फ्लाइट फैसिलिटी ईस्ट कोस्ट वर्जीनिया में वहाँ की रिसेप्शन लॉबी पे उन्होंने एक पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में कुछ सोल्जर्स रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, वो भी दुश्मन सेना पर। और रॉकेट लॉन्च करने वाली सेना कौन थी? टीपू सुल्तान की सेना थी, जो कि ब्रिटिश आर्मी से लड़ रही थी। और टीपू सुल्तान का शासन का समय क्या था? 1782 से 1799 तक। इसका मतलब है कि उस समय पे हम इंडियंस के पास वारफेयर रॉकेटरी की नॉलेज थी जो कि ब्रिटिशर्स के पास भी नहीं थी। है ना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात। दूसरी घटना प्रोफेसर ओडा से रिलेटेड है, जो कि एक एक्सरे पेलोड साइंटिस्ट थे ISAS जापान से। यहाँ पर कलाम सर उनके काम को लेकर उनके डेडिकेशन के बारे में बताते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी थी। उसके बाद कलाम सर अपने एक कलीग सुधाकर के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कलाम सर की जान बचाई थी। अगली बात मुझे उनके SLV-3 बनाने के प्रोसेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। SLV-3 उनकी तीसरी कोशिश में बना था।
फर्स्ट ट्रायल में SLV-3 अपने सेकेंड फेज में ही फेल हो गया था और समुद्र में डूब गया था। दूसरे ट्रायल में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे और थर्ड ट्रायल में जाकर उनका ये सपना पूरा हुआ। पहली दो कोशिशों में बहुत सारे लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया, उन पर कार्टून्स बनाए गए, यहाँ तक कि उनके कुछ सुपीरियर और कलीग्स उनके मनोबल को तोड़ देने वाली बातें भी किया करते थे। लेकिन उन सब ने हार नहीं मानी और SLV-3 के साथ अपने काम से उन्होंने सबको एक करारा जवाब भी दे दिया था। इस किताब के थर्ड पार्ट में कलाम सर बताते हैं कि कैसे वो इसरो से DRDO में शिफ्ट हो गए थे और किस तरह से उन्होंने प्रोफेसर सतीश धवन, डिफेंस मिनिस्टर R वेंकटरमन, DRDO, DRDL, SHAR और इसरो के सभी साइंटिस्ट, 300 यंग इंजीनियर्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज की हेल्प से इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार किया और उसके बाद उन सब ने एक एक करके अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल्स को पूरी सफलता के साथ बना दिया। इसके बाद इंडिया की एंट्री गाइडेड मिसाइल्स के फील्ड में हो चुकी थी, जिससे उस समय के सभी विकसित देश बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कलाम सर बताते हैं कि किस तरह से 200 साल का दमन और अत्याचार भी इंडियंस की क्रिएटिविटी और कैपेबिलिटी को मारने में असफल ही रहा। कलाम सर बोलते हैं कि इंडिया वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में महारत हासिल यहाँ की साइंटिफिक लेबोरेटरीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के इकट्ठे प्रयास से हासिल कर सकता है। इस किताब के आखिरी हिस्से में कलाम सर बताते हैं कि किस तरह से इंडिया अपने गाइडेड मिसाइल्स की सफलता का जश्न मना रहा था और कैसे कलाम सर को डॉक्टर अरुणाचलम के साथ पद्म विभूषण से नवाजा गया था। और इन सब के बीच में कलाम सर को अपना बचपन से लेके अब तक का पूरा सफ़र याद आ रहा था। इस किताब के अंत में कलाम सर बताते हैं कि अपने रिटायरमेंट के टाइम पर उन्होंने सोचा, मैं अपनी ज़िंदगी के सभी एक्सपीरियंसेस और उन बातों के बारे में लिखूं जो दूसरों के भी काम आए, एक तरह से अपनी जीवनी लिखूं। वो आगे बताते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को एक साफ नज़रिए और सही दिशा की ज़रूरत है और तभी मैंने ये तय कर लिया कि मैं उन तमाम लोगों के बारे में जिक्र करूँगा जिनकी बदौलत मैं वो बन सका जो मैं आज हूँ। और मेरा मकसद कुछ बड़े बड़े लोगों के सिर्फ नाम लिखना ही नहीं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपना हौसला वो कभी भी ना छोड़े। मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाइयाँ हैं। मुझे इस बात का कोई गुरूर नहीं है कि मेरी ज़िंदगी सभी के लिए मिसाल बने, लेकिन हो सकता है कि कोई एक मायूस बच्चा जो इस देश के किसी छोटे से हिस्से से ताल्लुक़ रखता है, वो ये किताब पढ़े और उसे चैन मिले और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है कुछ बच्चों को ये नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं उन्हें वो मजबूरी ना लगे, उन्हें चैन मिले और विश्वास रहे कि वो जहाँ भी हैं भगवान उनके साथ है। फ्रेंड्स, ये आखिरी लाइंस मैंने इस किताब और गुलजार सर के द्वारा बोली गई हिंदी में इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिए गए हैं, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये वीडियो पूरे 1 घंटे की है और इस किताब को हिंदी या इंग्लिश में ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स का जिक्र किया गया है जिसे समझने में आपको परेशानी आ सकती है और उन सबको समझने के लिए आप गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स का यूज़ कर सकते हैं। और हर एक चैप्टर में आपको कलाम सर की कुछ फेवरेट पोएम्स भी मिलेंगी जो शायद आप सभी को पसंद आए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो और ये किताब ज़रूर पसंद आएगी और मेरा एम 4 महीने के अंदर 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और 8,000 से ज़्यादा का वॉच टाइम गेन करना है। मेरा एम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबों की वीडियोस जल्द से जल्द आप सभी को प्रोवाइड करती रहूँ। अगर फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें या फिर हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप बुक्स मेनिया के ऑफिशियल पेज को लाइक कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ और एक और अच्छी किताब के साथ जल्द से जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।